हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और इससे पहले बेसिक मैट्राइसिस हम देख चुके हैं। अभी भी बेसिक पार्ट ही हम मैट्रिक्स का कवर कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिक्स होगा। जैसे ही बेसिक्स फिनिश होगा आई विल टेल यू लॉट ऑफ ट्रिक्स। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना लिंक। और कंप्लीट कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो नीचे मेरे ऐप का भी लिंक मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मान लो हमें एक मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, मतलब उसमें m रोज और n कॉलम्स हैं। और दूसरा मैट्रिक्स हमें दिया है B जिसमें n रोज और p कॉलम्स हैं। अब A और B को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं कहने का मतलब ये है, आप किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशन क्या है कि देखो यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, ये सेम होना चाहिए, समझ रहे हो। इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज अगर सेम है देन वी कैन ओनली मल्टीप्लाई, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर A जो है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है और B का ऑर्डर n क्रॉस p है। तो अब AB का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका m क्रॉस p का, इसका ऑर्डर आ जाएगा AB का, है ना। जो बचा हुआ है ये m और AP बचा हुआ है तो इसको हमने लिख दिया। लेकिन यही बोलेगा BA क्या होगा, तो अब देखो B जो है उसका ऑर्डर है आपका n क्रॉस p, B का ऑर्डर है आपका n क्रॉस p, जबकि A का ऑर्डर है m क्रॉस n। जबकि BA को डिफाइन होने के लिए ये दोनों सेम होना चाहिए था। जैसे यहाँ पर AB को डिफाइन होने के लिए पहले A लिखा B लिखा और ये दोनों सेम होना चाहिए थे। यहाँ तो ये सेम है नहीं, तो इसको बोलेंगे हियर BA इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर BA डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स कब डिफाइन होगा दो मैट्रिक्स, वो आप समझ गए हैं। ठीक है, हमेशा मैट्रिक्स किसी भी दो का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया है जो आपकी थिंकिंग को थोड़ा बढ़ाएगा कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो हमें एक दूसरा मैट्रिक्स B का ऑर्डर बताना है आपको। मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ B इफ AB एंड BA बोथ आर डिफाइंड। AB भी डिफाइंड है और BA भी डिफाइंड है, तो B का ऑर्डर क्या होगा अगर A का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। देखो AB को डिफाइन होने के लिए A का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो अपने को पता है AB जब भी डिफाइन होगा जब यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। अब यहाँ क्या है वो पता नहीं, लेकिन साथ में इन्होंने बोला है BA भी डिफाइन है, तो BA डिफाइन होने के लिए अगर B का ऑर्डर है, B का ऑर्डर पता नहीं 3 क्रॉस कुछ है और A जो है आपका वो 2 क्रॉस 3 का है, तो अपने को पता है कि ये दोनों सेम होना चाहिए। BA को डिफाइन होने का मतलब ये 2 होना चाहिए, तो B का ऑर्डर में पता चल गया 3 क्रॉस 2, तो B का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। तो अगर A का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और AB और BA दोनों डिफाइन है तो B का ऑर्डर होना चाहिए 3 क्रॉस 2। ठीक है, मतलब A का अगर ऑर्डर m क्रॉस n है तो B का ऑर्डर होना चाहिए n क्रॉस m क्रॉस n से n क्रॉस m। जस्ट आप उसको रिवर्स कर दीजिए, तभी AB और BA दोनों डिफाइन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। यहाँ पर है कि इफ़ A स्क्वायर इज डिफाइंड, अगर A स्क्वायर डिफाइंड है तो A का ऑर्डर क्या होना चाहिए। A स्क्वायर का मतलब क्या है कि आप किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर भी नहीं कर सकते, इसकी भी आज़ादी यहाँ पे नहीं है कि आप किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर कर दो। तो A इंटू A है ना, डिफाइंड है, तो मान लो A का ऑर्डर है M, A इंटू A डिफाइन है, तो A का ऑर्डर अगर m क्रॉस n लेते हो तो ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए था, तो इसका मतलब यहाँ भी n होना चाहिए था। मतलब A n है मतलब A भी n है, मतलब A का ऑर्डर n क्रॉस n होना चाहिए। ऑर्डर कहने का मतलब
कि ए का ऑर्डर एक 2x2, 3x3, 4x4 कुछ इस तरीके का हो सकता है, मतलब ए मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि ए मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं और आपको इसका प्रोडक्ट पता करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसमें से पहला ले लेते हैं। पहला है इसमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ना। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब की बार हम लोग बात ये करने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स मान लो मल्टीप्लाई हो सकता है तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन की तरह सिंपल नहीं है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। सावधानी से मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अच्छे से सुनना ज़रा। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x2 और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x2। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि A2 और A2 सेम है। अच्छा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। पहला मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर m क्रॉस n है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस p है तो उनके प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होता है वो होता है m क्रॉस p। जस्ट हम लोगों ने अभी बात किया था। उसी बेसिस पे अगर A 2x2 है, 2x2 है तो जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा 2x2। तो मान लीजिए ऐसा कोई मैट्रिक्स आ गया, उसके एलिमेंट्स 2x2 का मैट्रिक्स है, लेट से C11, C12, C21, C22। ऐसा हमने कुछ वेरिएबल वगैरह मान लिए हैं, कुछ अननोन्स जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, वो मल्टीप्लाई करके आएगा। लेकिन इतना तो पता ही है ना कि ये एलिमेंट कहाँ का है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, इसलिए हमने 1 1 लिखा है। एलिमेंट कहाँ का है फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, इसलिए 1 2 लिखा है। एलिमेंट कहाँ का है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए हमने 2 1 लिखा है। और एलिमेंट कहाँ का है सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, इसलिए वहाँ पर हमने 2 2 लिखा है, ठीक है। तो चलिए C11 कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब आपको C11 लिखना है, इसके लिए काफ़ी सिंपल है। ये 1 1 ही आपको क्लू देता है कैसे लिखेंगे, बाद में आपको डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करके भी बताऊंगा। C11 ऐसे लिखते हैं, 1 मतलब पहले मैट्रिक्स का रो नंबर 1 और ये सेकेंड हमें बताता है कि दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 1 को मल्टीप्लाई करो। पहले मैट्रिक्स का रो नंबर 1 और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 1 को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, तो ए से मल्टीप्लाई होगा, a इंटू ए स्क्वायर और b इंटू बी स्क्वायर। तो C11 का वैल्यू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया तो अच्छा है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा देखो या नेक्स्ट एलिमेंट को भी ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पिछला भी आ जाएगा। C12 है मतलब पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का 2 मतलब सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो। तो पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है ए और दूसरे मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसके पहले को इसको पहला से माइनस ए बी और इसके दूसरे को इसके दूसरा से प्लस बी ए, माइनस ए बी प्लस बी ए क्या हो जाएगा 0। उसी तरीके से अगर हम बात करें C21 का, तो C21 क्या होगा, पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 2 1 वन सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, माइनस ए बी प्लस ए बी आपका आ गया 0। तो C21 भी आपका आ गया 0, ठीक है। जस्ट C21 भी आपका आ गया 0। अब C22 क्या आएगा, तो C22 के लिए क्या करना है, पहले का सेकेंड रो और दूसरे का सेकेंड कॉलम, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर और ए इंटू ए प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए एलिमेंट आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ चुका है अपना। तो एलिमेंट्स इसका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपको पता है था लास्ट क्लास।
तो आपको समझ में आ गया होगा ये कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये अपना पहला एग्जाम्पल था। इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। चलो इसमें से एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे इसे मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसमें 2 रो 3 कॉलम है और इसमें 3 रो और 2 कॉलम है। तो जो अपना आंसर आने वाला है मैट्रिक्स का, उसमें क्या आने वाला है, 2 रो 2 कॉलम, ये दोनों सेम है, तो 2 क्रॉस 2 का अपना आंसर आने वाला है। अब ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है। तो आपको क्या करना है, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेना है और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है और इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेके मल्टीप्लाई कर लेना। तो 3 इंटू 2 6, -1 इंटू 1 -1 और 3 इंटू 3 9। क्या हो जाएगा बताओ, 6 -1, ये हो गया 6 -1 और +9, तो हो जाएगा 14। तो ये एलिमेंट आपका आ गया 14। उसी तरीके से अगर आप इसको पता करना चाहते हो तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो आप इसका फर्स्ट रो लो और इसका सेकंड कॉलम लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका फर्स्ट रो में क्या है, 3 इंटू -3 -9, -1 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा और 3 इंटू 1 3, -9 + 3, तो ये आ जाएगा आपका -6। अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो अलग अलग लिख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो और उसका फर्स्ट कॉलम खुद से मल्टीप्लाई करके देखो, -2 + 0 + 6, तो ये हो जाएगा आपका 4। सिमिलरली ये एलिमेंट है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 0 4 सॉरी 2 3 0 2, तो ये आ गया आपका 5। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन से आप ऐसे होमवर्क कर लेना, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप समझ गए कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर है कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बी और एक मैट्रिक्स सी। आपको बोला ए सी पहले कैलकुलेट करो, मतलब ए से सी को मल्टीप्लाई करो, कर ही लोगे, है ना। एक किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 और ये है 3 क्रॉस 1, तो अपना आंसर आने वाला है 3 क्रॉस 1 का, ठीक है। ऐसा ही आने वाला है। तो पहला क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर लें, 0 इंटू 2 6 इंटू -2 7 इंटू 3 ऐड कर देना। उसके बाद अगला एलिमेंट क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर अगला के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बस मल्टीप्लिकेशन फिनिश। इसी तरीके से आपको BC भी कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको A + B को ऐड करना है, उसमें C मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसको वेरीफाई करना है कि ऐसा होगा कि नहीं। हाँ, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपका जो LHS आएगा एग्जैक्टली वही RHS आएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स दिया है, तो हमें शो करना है कि A³ -23A -40I का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो शो करना है, मतलब आपको A³ कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए A³ कैलकुलेट करने के लिए उससे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, A² तो कैलकुलेट करो। A² मतलब A को A से मल्टीप्लाई करना है, A² मैट्रिक्स है इसलिए A² डिफाइन हो जाएगा, है ना। कोई भी मैट्रिक्स का स्क्वायर डिफाइन जब ही होता है जब वो मैट्रिक्स खुद से स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है आपको, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। अब इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, देखो A है, ये भी इसकी जो मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा। तो क्या करो, इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा 1 6 + 12, तो कितना आ जाएगा ये 90। उसके बाद फर्स्ट रो को
ये लिखने के लिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 - 4 + 6, तो मेरे ख्याल से 4 आ जाएगा वो। हाँ, उसी तरीके से एलिमेंट लिखने के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो कितना आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 2 5 + 3 8 आ गया एलिमेंट। उसी तरीके से ये वाला एलिमेंट, अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक्सपर्ट हो तो आगे खुद से कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कितना हो जाएगा 3 - 6, 3 और -6 मिल के कितना हो गया -3 + 4, तो -3 + 4 मिल के 1। आगे क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको इससे, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10 + 2 12। अगला इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 9 - 2 तो +7 + 1 8। कितना मल्टीप्लाई करवा रहा है। उसके बाद इसे करना है इस वाले एलिमेंट को, तो ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 + 6 कितना हो जाएगा 10 + 4 14 आ रहा है ये। सिमिलरली ये वाला फर्स्ट रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 8 - 4, 8 - 4 कितना हो गया 4 + 2 तो कितना हो गया 6। अगला थर्ड रो थर्ड कॉलम 12 + 2 14 + 1 15, तो ये आ गया आपका a²। ये हमने अभी a² कैलकुलेट किया। इसके बाद क्या करोगे, इसे फिर से a से मल्टीप्लाई करोगे, यही लिख के इसी तरह का काम करोगे तो a³ आएगा -23a, मतलब इस मैट्रिक्स को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 23। इसका मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है सारे एलिमेंट 23 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, सबको हमने 23 से मल्टीप्लाई कर दिया। -40i, तो 40i का क्या मतलब है, i क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि होगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अब इसको 40 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 40 40 40, सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा आ जाएगा माइनस का ये 40i। अब ये कैलकुलेट कर लिया, ये वाला कैलकुलेट कर लिया, ये वाला कैलकुलेट कर लिया। अब इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करना है, फिर उसमें से इसको माइनस करना है। और मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन आप समझते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, जैसे अगर हमें इन दोनों को ऐड करना होता तो इसको ऐड करते, इसको ऐड करते, इसको ऐड करते, इसको ऐड करते, तो ऐसा ही काम यहाँ कर देंगे, आपका 0 आंसर आएगा, मतलब एक नल मैट्रिक्स आंसर आ जाएगा उस 3x3 का नल मैट्रिक्स। तो कर लेना, ये तो बस टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, बाकी आप कर तो सकते ही हो। मैं बेसिक बस क्लियर करना चाहता हूँ आपका इस चैप्टर में अभी तक। अभी एक अच्छा क्वेश्चन है कि f(x) दे दिया हमें cos x - sin x 0 sin x, और बोला है प्रूव कीजिए कि f(x) × f(y) इक्वल टू, तो f(= है f(x + y), तो इसमें देखो f(x) तो पता है यही है, और f(y) क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या रख देंगे y, जो हो गया cos x - sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, ये हो गया f(x). f(y) में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ सिर्फ आपको रख देना है y, तो रख देते इसमें cos y - sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। अब इनको क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, f(x) × f(y) को कि आप उसी तरीके से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो cos x × cos y - sin x × sin y, तो ये हो जाएगा cos x ×
कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अगला 0 0 मल्टीप्लाई होके तो 0 ही हो जाएगा ये दोनों, तो उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर आप ये वाला एलिमेंट लिखना चाहते हो तो ये क्या है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर दें, थोड़ा और आगे लिखना पड़ेगा। और इसको लिखने के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो देखो ये 0 और ये 0, तो वो इम्पैक्ट 0 ही आएगा। तो इस पूरे थर्ड कॉलम में 0 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना आगे वो। अब ए वाला एलिमेंट चाहिए, तो ए वाला एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना होगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये हो गया आपका साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। और ये वाला एलिमेंट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब ये वाला एलिमेंट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो आप इसका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, तो ये 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगला एलिमेंट थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो, अब इससे इसको भी करोगे तो 0 आ जाएगा। अगला थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसको इससे करोगे तो 0 0 और 1, तो ये सही है। ये 0 आपका आ गया, ये 0 0 1। अब आगे देखिए, अब ये फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फार्मूला होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा तो ये किसका फार्मूला होता है, क्या ये फार्मूला होता है आपका कॉस ए प्लस बी का, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई। इन दोनों से अगर माइनस कॉमन ले लें तो एक तरीके से देखें तो ये क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो वो है आपका साइन ए प्लस बी, और माइनस बाहर ले लिया। अगला तो 0 ही, ये गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। और ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई। बाकी यहाँ पर 1 0 0। अब इसको तरीके से देखो, क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना था, क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, मतलब यहाँ पर एक्स प्लस वाई, यहाँ पर एक्स प्लस वाई, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो अब गौर से देखो, जो रिजल्ट आया है, जहाँ x है वहाँ पर अपना x प्लस वाई आया है, जहाँ x है वहाँ x प्लस वाई आया है, तो देख लो, है ना, जहाँ x था वहाँ x प्लस वाई आया है, जहाँ x वहाँ x प्लस वाई आया है। तो इसको हम सिंपली बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होगा, जो कि अपना RHS है। तो एक बढ़िया प्रूफ था ये। इनफैक्ट ये ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता था क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में इसको सॉल्व करने का अलग तरीका होता है, बस बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने बताया। ऑब्जेक्टिव में सब्स्टिट्यूशन करके हम बताएंगे कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली एक ये वर्ड प्रॉब्लम है। अगर आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोच रहे हो तो अब इस क्वेश्चन को देखो। अगर ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, कर भी रहे हो, तो इस क्वेश्चन को आप लीव कर सकते हो, है ना। तो चलो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी आप अपना देख लो कि आपका डिसीजन क्या है। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हो, फिर भी इसको देखो। और ट्रस्ट फंड हैज़ दिस, एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज़ है, उसको 2 फंड में हमें इन्वेस्ट करना है। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। पहला बॉन्ड जो है वो डेट पेज इंटरेस्ट 5% इंटरेस्ट पर ईयर, और दूसरा 7% इंटरेस्ट रेट पर ईयर देता है। यूजिंग, अब इसमें यूज़ करना है हमको, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, समथिंग इंटू समथिंग, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन इसमें आंसर आना चाहिए
कि दो तरीके से, मान लो हमें ट्रस्ट को 1800 रुपीज़ इंटरेस्ट चाहिए, तो उसको किस तरह से ब्रेक करेंगे। एक मान लो एक 10,000 इन्वेस्ट कर दिया, एक में 20,000 इन्वेस्ट कर दिया। अब ट्रस्ट को फंड चाहिए 2,000, तो रिस्क बढ़ाना पड़ेगा आपको। 7% में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 5% में कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट इसको दो तरीके का है। अगर हमें चाहिए इंटरेस्ट 1800 या हमें 2000, दो तरीके का है। तो 1800 के लिए फंड को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका ऑर्डर कितना है बताओ। इसका ऑर्डर है, इसमें 2 रो 1 कॉलम है। तब आने 2 मैट्रिक्स इधर भी मल्टीप्लाई होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। देखो अपने को पता है, अगर एक मैट्रिक्स m क्रॉस n का है, दूसरा मैट्रिक्स n क्रॉस p का है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये दोनों तो सेम होना चाहिए, और जो आंसर आता है वो m क्रॉस p का आता है। तो यहाँ पर m क्रॉस p की जगह क्या है, 2 क्रॉस 1, मतलब ये 2 क्रॉस समथिंग का मैट्रिक्स है, और ये जो है ये समथिंग क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ p की जगह 1 है। तो इतना हमें पता चल गया कि इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और इस मैट्रिक्स में 1 कॉलम है। इतना वो हमें पता चल गया कि इसमें 2 रो हैं और इसमें 1 कॉलम है। बाकी इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे, नंबर ऑफ रोज दोनों सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। तो वो कितना लेते हैं, और अपने को लाना है इतना 1800। अब आप बताओ कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। बाई 100 भी लिखते हैं, रेट को हम परसेंटेज में यूज़ करेंगे तो बाई 100 लिखने का यूज़ नहीं है। 5% मतलब 5/100 होता ही है। तो टाइम तो 1 ईयर है, तो टाइम को हटा देते हैं, टाइम 1 ईयर है इसमें। तो प्रिंसिपल, अब टोटल 30,000 है, उसको हमें 5% और 7% दो इंटरेस्ट रेट है। और मान लो हमने इसको x और 30,000 माइनस x दो जगह इस तरह से इन्वेस्ट कर दिया, मतलब एक फंड में x रुपीज़ दिया, दूसरे फंड में 7% वाले में मैंने 30,000 माइनस x दे दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1800 लाने के लिए, पहले लाने के लिए क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 5%, इसको परसेंट लिख लेते हैं। देखो प्रिंसिपल इंटू रेट आ रहा है, तो x इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये प्रिंसिपल और ये 7% में इन्वेस्ट हुआ, और इन दोनों का सम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ठीक है। और दूसरा हमें इतना लाने के लिए, मान लो फिर से मैं लिख रहा हूँ, एक में मान लो y इन्वेस्ट कर दिया और दूसरे में 30,000 माइनस y का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो y हमने 5% पे इन्वेस्ट किया है और 30,000 माइनस y हमने 7% पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये वाला कैसे आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू आर, इसको इक्वेट करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है। बाकी कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, कैलकुलेशन सिंपल है। अब इस मैट्रिक्स को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये इसमें कितने का मैट्रिक्स आ गया, 2 क्रॉस 2 का, और ये 2 क्रॉस 1 का। अब इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये होगा x इंटू 5, x इंटू 5% मतलब 5/100 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 30,000 माइनस x इंटू 7%, 7/100 मस्ट बी इक्वल टू 1800। अब इसको कैलकुलेशन करके आप क्या करो, x निकाल लो। सिमिलरली अगला एलिमेंट लाने के लिए आप क्या करोगे, एलिमेंट लाने के लिए ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई y इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस y इंटू 7% इक्वल टू 2,000, और वहाँ से y निकल जाएगा। तो अपने को x और y पता चल गया। जब 1800 चाहिए तो कैसे कैसे फंड में इन्वेस्ट करना है, और अपने को अगर 2,000 इंटरेस्ट चाहिए तो अपने को कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। तो होप आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। तो मैट्रिक्स का बेसिक हमने ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास डिटर्मिनेंट का बेसिक करेंगे, जैसे ही डिटर्मिनेंट फिनिश होगा ट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है। चलिए फिर यहाँ स्टॉप करते हैं, बाय बाय।